नमस्कार दोस्तों, अभ्यार्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में इतिहास के अध्याय 2 में हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था और हड़प्पा सभ्यता के प्रथम भाग को पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के द्वितीय भाग पर चर्चा करेंगे और हमने इसका समय काल पहले ही जान लिया था पिछले वीडियो में कि इसका समय काल 2500 से 1800 ईसा पूर्व सकते हैं। तो आइए इतिहास का हम आज अध्याय 2 हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम भाग हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें तथा वीडियो अच्छे लगे तो उनको लाइक करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था हड़प्पा वासियों का नगर नियोजन। क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था नगर नियोजन, ठीक, नगर नियोजन पढ़ा था। इसके अतिरिक्त हमने उनका आर्थिक जीवन पढ़ा था। इतनी चीजें हमने वहां पे पढ़ ली थी। इसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे हड़प्पा वासियों का राजनीतिक जीवन, यानी हमने नगर नियोजन और आर्थिक जीवन पढ़ा था। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हड़प्पा वासियों का राजनीतिक जीवन। तो आइए राजनीतिक जीवन स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा वासियों का राजनीतिक जीवन पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो सका, यानी राजनीतिक जीवन जो था पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो सका। अलग अलग विचारकों ने अपने अलग अलग मत दिए। कुछ विचारकों के मत यहाँ पे हैं, आइए आप पढ़ के आपको बताते हैं। पिगट महोदय के अनुसार यहाँ पर पुरोहितों का शासन था, यानी पिगट महोदय एक क्या थे? पुरातत्व शास्त्री थे, पुरातत्व से संबंधित ज्ञान रखते थे। इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता में पुरोहितों का शासन था, यानी ब्राह्मणों का शासन था, वो शासन किया करते थे। इसके पश्चात दूसरे हमारे जो पुरातत्व शास्त्री थे मैके के अनुसार मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था, यानी मध्य वर्ग के हाथों में यहाँ का शासन था। और कैसा था? जनतंत्रात्मक शासन था, यानी राजा नहीं था, प्रजा, यानी सभी लोग। जैसे वर्तमान समय में जनतंत्रात्मक शासन है, वैसे ही उस समय मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था। इसके पश्चात जो एक और पुरातत्व शास्त्री थे व्हीलर, इनके अनुसार यहाँ प्रतिनिधि शासन था। कैसा शासन था? यानी एक प्रतिनिधि, जैसे हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे कि किसी भी देश का, जैसे कि हमारे यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव, हमारे यहाँ के राष्ट्रपति हमारे देश को क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेट करते हैं, यानी हमारे प्रतिनिधि हैं वो अन्य किसी देश में बनकर जाते हैं। हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री हमारे यहाँ के प्रतिनिधि बनकर जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या था? एक प्रतिनिधि प्रणाली का शासन तंत्र था व्हीलर के अनुसार। इसके पश्चात दूसरा पॉइंट हम जो पढ़ेंगे आज का, हड़प्पा वासियों का सामाजिक जीवन। क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा वासियों का सामाजिक जीवन, यानी ये इनका सामाजिक जीवन, रहन सहन कैसे था, खान पान कैसा था, इनका वेशभूषा कैसी थी, ये लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, इन सभी चीज़ों के, यानी समाज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनके समाज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस सभ्यता समतामूलक समाज देखा गया। इस सभ्यता में क्या था? समतामूलक समाज देखा गया, यानी समानता थी, सभी लोगों में समानता थी, समतामूलक समाज देखा गया। यहाँ पर मुख्यतः 4 वर्ण देखे गए: विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। कौन कौन से 4 वर्ण थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। जैसे कि ऋग्वेद में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बताए गए हैं, वैसे यहाँ पर नहीं था। यहाँ पे 4 वर्ण थे: विद्वान था, योद्धा था, व्यापारी था और श्रमिक। इसके पश्चात यहाँ पे जो सामाजिक जीवन के आयाम थे, उनमें पहला है परिवार का स्वरूप, यानी हम समाज में क्या देखते हैं? परिवार का स्वरूप पहले पॉइंट के रूप में देखेंगे। परिवार का स्वरूप, हड़प्पा में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार को माना जाता था। यहाँ पर संयुक्त परिवारों का आधार था, यानी संयुक्त परिवार रहा करते थे। संयुक्त परिवार से तात्पर्य है कि यहाँ पे बेटी के घर के लोग और दामाद के घर के लोग एक साथ रहा करते थे, यानी दोनों, यानी कि हम कह सकते हैं बेटी और दामाद दोनों के घर के लोग एक साथ रहा करते थे। ये थी संयुक्त परिवार की परिभाषा उस समय के अनुसार। वर्तमान में किसी एक वंश के लोग एक ही साथ रहते हैं, वो संयुक्त परिवार होता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले दोनों तरफ के लोग रहा करते थे एक साथ, इसको संयुक्त परिवार की संज्ञा दी जाती थी। ठीक, इसके पश्चात दूसरा पॉइंट,
समाज की संरचना कैसी थी इस समय पर, तो यहाँ पर स्त्रियों की सर्वाधिक मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर मात्र सत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक समाज था। यानी जैसे वर्तमान समय में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका जो सरनेम होता है, यानी जो उसकी जाति होती है, वो उसके पिता के आधार पर लगाई जाती है। यानी कोई अगर हम कह सकते हैं कि चौहान है तो उसके अगर पिताजी हैं तो उसके पुत्र पे भी चौहान लगेगा, भले ही उसकी माता कोई अन्य जाति की रही हो, लेकिन पिता के सरनेम उसके साथ लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से वर्तमान का जो समय है वो कैसा है? पितृ सत्तात्मक है। लेकिन पहले का समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। यानी पुत्र या पुत्री जो भी पैदा होते थे, उनके सरनेम, उनकी जाति माता के आधार पर होती थी। यानी अगर माता किसी जाति, जिस जाति की होती थी, पुत्र या पुत्री भी उसी जाति को अपना जाति मानते थे। पिता की जाति को अपनी जाति में नहीं शामिल करते थे। ठीक, तो इस प्रकार से मात्र सत्तात्मक समाज थी, यानी पुत्र के साथ या पुत्री के साथ माता का नाम जुड़ता था। इसके पश्चात आगे रहन सहन यहाँ का, हड़प्पावासी सरल सहज जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ किसी प्रकार के आडंबरों का पालन न करके उपयोगितावादी सिद्धांत के थे। ये जो लोग थे, ये किसी प्रकार के आडंबरों का पालन नहीं करते थे, बल्कि उपयोगितावादी सिद्धांत के लोग थे। कैसे थे? उपयोगितावादी और मितव्ययी लोग थे। यानी किसी भी संसाधन कहते थे उपयोग न करना, जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार कार्य करना। इसके पश्चात आगे पॉइंट नंबर 4, वेशभूषा। या इनकी वेशभूषा क्या थी तो देखते हैं। यह लोग सूती ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे। कैसे कपड़ों का प्रयोग करते थे? सूती और ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे। तथा आभूषण प्रिय लोग थे। कैसे थे? आभूषण प्रिय, यानी इनको आभूषण अच्छे लगते थे। महिला और पुरुष दोनों ही आभूषण पहना करते थे, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, दोनों ही क्या करते थे? आभूषण पहना करते थे। इस समय मनके बनाने का कारखाना चान्हू से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? मनके मतलब होता है आभूषण, आभूषण बनाने का कारखाना चान्हू से प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात इनका जो अगला पॉइंट 5वें नंबर पर सामाजिक आयाम है, मनोरंजन। ये मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए शिकार करना, पशु पक्षियों को लड़ाना, पासा खेलना आदि का प्रयोग करते थे। यानी मनोरंजन के लिए पासा खेलते थे, ये शिकार करते थे, पशु पक्षियों को लड़ाते थे। ठीक, इसके पश्चात इनका जो 6वां नंबर का पॉइंट है सामाजिक जीवन में, खान पान। यानी ये इनका खान पान कैसा था? यहाँ के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। साक्ष्य स्वरूप प्रत्येक घर में मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए। यानी कि यहाँ के जो लोग थे वो मांसाहारी भी थी और शाकाहारी। जैसे वर्तमान समाज है, यहाँ पे लोग वर्तमान समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं, यानी वो मांस का भक्षण नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मांसाहारी यानी मांस का भी भक्षण करते हैं। और तो इस प्रकार से इसके साक्ष्य स्वरूप यहाँ पे हर घर में मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि मांसाहारी लोग हुआ करते थे। इसके पश्चात अंतिम जो इनका आयाम था सामाजिक जीवन का, अंतिम संस्कार की विधि। तो अंतिम संस्कार की विधियों में 3 विधि मुख्य रूप से थी। पूर्ण दहन, यानी किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से जला दिया जाना। इसके बाद पूर्ण दफन, यानी किसी व्यक्ति को जमीन के अंदर गाड़ देना, दफन कर देना। इसके पश्चात आंशिक दफन की प्रथा प्रचलित थी। ठीक, इसके पश्चात हम दूसरा पढ़ेंगे, हड़प्पा वासियों का धार्मिक जीवन। हमने यहाँ पे अभी इस वाले वीडियो में राजनीतिक जीवन पढ़ा और इसके पश्चात सामाजिक जीवन पढ़ा। अब पढ़ेंगे धार्मिक जीवन। इसके पहले जो वीडियो था हमने उसमें पढ़ा था क्या? नगर नियोजन, और इनका पढ़ा था आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन के पश्चात इस वीडियो में हमने पढ़ा है इनका राजनीतिक और सामाजिक। अब पढ़ेंगे धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में इनका धर्म कैसे था, ये पूजा पाठ कैसे किया करते थे, किन किन देवी देवताओं की पूजा करते थे, अंधविश्वास किस प्रकार का था, इन सब चीज़ों पे हम धर्म के अंतर्गत देखेंगे। तो यहाँ मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी। यद्यपि इसमें धर्म तत्व उपस्थित था, परंतु वर्चस्वशाली नहीं था। यानी यहाँ पे धर्म तो था, लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से धर्म को लेकर लड़ाई होती है, धर्म को लेकर बहुत सारे बातें होती हैं, और धर्म को लेकर लोगों में आपसी जो तकरार है वो उस समय पर नहीं हुआ करती थी। यानी धर्म तो था, लेकिन इतना वर्चस्वशाली नहीं था, यानी इसका इतना महत्व नहीं था। तो इसमें आइए देखते हैं कि ये लोग किस किस की पूजा करते थे। तो सबसे पहले है देवी देवताओं की पूजा। क्या? सबसे पहले है देवी देवताओं की पूजा।
हड़प्पा सभ्यता में उर्वरता की देवी की पूजा की जाती थी। इससे संबंधित एक पॉइंट कहा जाता है कि यहाँ पर एक मूर्ति प्राप्त हुई थी, हड़प्पा सभ्यता में एक मूर्ति प्राप्त हुई थी जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है, अर्थात वह उस पौधे को जन्म देती हैं। इस प्रकार से उर्वरता की देवी कहा जाता है। उसको क्या कहा गया? उर्वरता की देवी कहा गया, जिसकी पूजा हड़प्पावासी करते थे। तो उर्वरता की देवी की पूजा की जाती थी। साथ ही महिला जननांग के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे। इनकी पूजा का भी वर्णन है, इनके पूजा का भी यहाँ पे क्या है? वर्णन है। इसके पश्चात देवताओं में पशुपतिनाथ यानी शिव भगवान, शंकर भगवान कहा जाता है कि हड़प्पावासी शंकर भगवान की पूजा करने वाले प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं, पहले लोग माने जाते हैं। पूजा की जाती थी। यहाँ पर शिवलिंग भी प्राप्त हुए थे। ठीक, यहाँ पे क्या? शिवलिंग भी प्राप्त हुए थे और इनकी पूजा भी की जाती थी। इसके पश्चात धार्मिक जीवन का अगला पॉइंट, पशु एवं वृक्ष पूजा, यानी पशु एवं वृक्ष पूजा। यहाँ के लोग पशु एवं वृक्ष की भी पूजा किया करते थे। यानी जो हड़प्पावासी लोग, जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, नीम की पूजा होती है, ऐसे ही उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोग भी पशु एवं वृक्षों की पूजा करते थे। तो ये लोग पशुओं में एक श्रृंगी बैल विशेष रूप से पूजनीय था, यानी ऐसा बैल जिसकी सिर्फ एक सींग हुआ करती थी, ऐसा बैल इन लोगों में विशेष पूजनीय था। साथ ही कुबड़ वाले बैल को भी पूजनीय मानते थे। ये लोग क्या करते थे? कुबड़ वाले बैल को भी पूजनीय मानते थे, उसकी पूजा करते थे। वृक्षों में विशेष रूप से पीपल का वृक्ष पूजनीय था। कहा जाता है कि यहाँ से एक मोहर प्राप्त हुई जिसपे एक वृक्ष बना हुआ था, जिसके विभिन्न पत्तियों पर देवी देवताओं का अंकन था और इस वृक्ष को पीपल का वृक्ष माना गया। तो यहाँ पे पीपल के वृक्ष का विशेष महत्व था, इसके विशेष रूप से पूजा जाता था। इसके पश्चात धर्म के अंतर्गत अंधविश्वास को देखेंगे। इस सभ्यता के लोग जादू टोना भूत प्रेत पर विश्वास करते थे। इस बात की सिद्धि यहाँ से प्राप्त हुए ताबीजों से होती है। यानी यहाँ के जो लोग थे वो जादू टोना भूत प्रेत पर विश्वास करते थे, यानी मानते थे कि जादू होता है, टोना होता है, भूत प्रेत होते हैं। तथा इस बात की जो सिद्धि है, यानी इस बात के जो साक्ष्य हैं, वो अनुमान इस बात से लगाए जाते हैं कि यहाँ से क्या हुआ? हर घर से ताबीज प्राप्त हुई। हर घर से तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों से ताबीज की प्राप्ति हुई है। यानी इससे ये बात सिद्ध होती है कि ये लोग क्या करते थे? अंधविश्वास को मानते थे। इसके बाद एक नोट में महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे। इस सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, यानी शंकर भगवान की, पशुपतिनाथ की मूर्ति थी, नटराज की मूर्तियां थी, तो पूजा प्रचलित थी। परंतु मंदिरों का निर्माण नहीं देखा गया। यहाँ पे एक भी मंदिर का निर्माण नहीं देखा गया। ठीक, क्या? एक भी मंदिर का निर्माण नहीं देखा गया। तो आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नगर, यानी हड़प्पा सभ्यता जो थी उसमें कौन कौन से नगर खोजे गए, उनकी क्या क्या विशेषताएं रही, कौन कौन सी वस्तुएं पाई गई। तो इसमें हम तीन चीजें देखेंगे, खोजकर्ता और सन देखेंगे। यानी खोजकर्ता कौन रहे नगरों के और कब खोजे गए, सन में। इसके बाद स्थल देखेंगे या नगर, यानी कौन से नगर या स्थल थे। इसके पश्चात प्राप्त हुई वस्तुएं देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दयाराम साहनी 1921। हड़प्पा की खोज की इन्होंने, किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में। किसकी खोज की? हड़प्पा की। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है वर्तमान में या पहले भी? पश्चिमी पंजाब, मोंटगोमरी जिला। यानी ये कहाँ स्थित है? पश्चिमी पंजाब, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है ना। पूर्वी पंजाब हमारे पास है, पश्चिमी पंजाब उनके पास। तो पश्चिमी पंजाब के मोंटगोमरी जिला में ये स्थित है हड़प्पा। ये किस नदी के किनारे है? ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो आप लोग याद रखेंगे, रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। यहाँ से कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई। पहला है प्रसाधन मंजूषा। पहली वस्तु क्या है? प्रसाधन मंजूषा। ठीक, यहाँ पे प्रसाधन मंजूषा से तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति को उसके सजने संवरने में जो भी वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं, जो भी चीजें प्रयोग की जाती हैं, वो प्रसाधन मंजूषा था। इसके पश्चात R37 प्रकार का कब्रिस्तान। R37 प्रकार का कब्रिस्तान से तात्पर्य है कुछ इस प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ यहाँ पे R37 का जो कब्रिस्तान, R37 प्रकार का कब्रिस्तान यहाँ से प्राप्त हुआ। इसके पश्चात लकड़ी का ताबूत, लकड़ी का ताबूत, श्रमिक आवास, उर्वरता की देवी की मूर्ति, इतनी चीजें यहाँ से प्राप्त हुई। इसके पश्चात अगला राखालदास बनर्जी 1922 में राखालदास बनर्जी ने खोज की किसकी? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की खोज की। ये कहाँ पर स्थित है? लरकाना जिला,
सिंध में। लरकाना जिला सिंध प्रांत में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में वर्तमान में है। ये किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे हैं। आप लोग याद रखेंगे कि लाखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की है। लरकाना जिला सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, यहाँ से प्राप्त वस्तुओं में सीप का स्केल, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, स्नानागार, अन्नागार, मेसोपोटामिया की मोहरे, पशुपतिनाथ की मूर्ति हड़प्पा आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। इसके पश्चात आगे कुछ नगर एनजी मजूमदार ने खोज की चान्हू दड़ों की। यह सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ? देखिए, पहले हमने दो में 1921 1922 सन पढ़े। इसके पश्चात एनजी मजूमदार ने चान्हू दड़ों की खोज की। यह सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें हमने सन नहीं पढ़ा, क्योंकि सन महत्वपूर्ण नहीं है। सिर्फ आपको 2-3 का सन याद रखना है। एक तो हड़प्पा का सन याद रखना है 1921, इसके पश्चात आपको मोहनजोदड़ो का सन याद रखना है 1922, इसके पश्चात आपको लोथल का सन याद रखना है 1957। तो एनजी मजूमदार ने खोज की किसकी? चान्हू दड़ों की। यह सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। यहाँ से नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई, लिपस्टिक के साक्ष्य प्राप्त हुए और मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए। मनके बनाने के कारखाने वाला प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, चाहे एमपीपीएससी और एमपीएसआई के एग्जाम में। तो मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए? चान्हू दड़ों से। इसके पश्चात अमलानंद घोष एवं बृजवासी लाल, इन्होंने खोज की कालीबंगा की। किसकी खोज की? कालीबंगा की। यह गंगानगर राजस्थान में स्थित, यानी राजस्थान में एक जिला है गंगानगर, यहाँ पे कालीबंगा स्थित है। यह घग्घर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? घग्घर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राप्त चीजों में हल से जुते हुए खेत, क्या हाल नहीं, सॉरी, यहाँ पे हल आप लोग याद रखेंगे। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हवन कुंड प्राप्त हुआ है। यज्ञ वेदी प्राप्त हुई है। अलंकृत फर्श प्राप्त हुआ है। युगल समाधान प्राप्त हुआ है, यानी सब 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया समाधान प्राप्त हुआ है। कपड़े से लिपटा हुआ उस्तरा प्राप्त हुआ, यानी जिसको हम छुरा बोलते हैं, जिससे सेविंग की जाती है, दाढ़ी बनाई जाती है, तो कपड़े से लिपटा हुआ उस्तरा यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात RS राव 1957, इन्होंने खोज की लोथल की। यह कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। यानी RS राव ने खोज किस स्थल की? लोथल की खोज की। यह कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में। गुजरात राज्य में, मतलब भारत के गुजरात राज्य में RS राव ने 1957 में लोथल नगर की खोज की। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से प्राप्त चीजों में शतरंज के बोर्ड हैं, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है, प्राचीन चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीन की चावल के साक्ष्य वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार प्रश्न पूछा गया है। हालांकि अभी कुछ समय पूर्व भी लहुरादेव उत्तर प्रदेश में प्राचीन चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी उस पर शोध जारी है। तब तक आप लोग लोथल ही याद रखेंगे। तो प्राचीन चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 3 युगल समाधान, यहाँ से हमने यहाँ पे देखा था 2 युगल समाधान प्राप्त हुए थे अभी आपके कालीबंगा से। यहाँ पे 3 युगल समाधान, यानी 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया था। इसके पश्चात आगे देखेंगे जगपति जोशी, खोज करता है जगपति जोशी, और नगर है सुरकोटड़ा, यानी सुरकोटदा भी कहा, कई जगह कहा जाता है और सुरकोटड़ा भी कहा जाता है। तो आप लोग दोनों याद रखेंगे, सुरकोटदा और सुरकोटड़ा। यह कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। यहाँ से प्राप्त हुई चीजों में घोड़े का जबड़ा प्राप्त हुआ था। क्या? घोड़े का जबड़ा प्राप्त हुआ था। कहाँ से? सुरकोटड़ा से, गुजरात से। इसके पश्चात अगले खोजकर्ता MS वत्स हैं। क्या नाम है इनका? MS वत्स है। इन्होंने खोज की रंगपुर की खोज की इन्होंने। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है रंगपुर? गुजरात में स्थित है। किस नदी के किनारे? मादर नदी के किनारे। मादर नदी के किनारे रंगपुर स्थित है। धान की भूसी यहाँ से प्राप्त हुई। यहाँ से प्राप्त हुई वस्तुओं में या चीजों में धान की भूसी है, जो कि यहाँ से प्राप्त हुई है, यानी धान की भूसी प्राप्त हुई, जिससे तात्पर्य यह है कि यहाँ पे चावल उगाया जाता था। तो धान की भूसी रंगपुर से प्राप्त हुई। इसके पश्चात RS विष्ट हैं। RS विष्ट, इन्होंने बनवाली हरियाणा, बनवाली की खोज की। किसकी खोज की? बनावाली की खोज की। यह कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। यहाँ से हल के खिलौने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी यहाँ पे एक हल प्राप्त हुआ है मिट्टी का बना हुआ, जो कि खिलौने के रूप में प्रयोग होता था। इससे तात्पर्य यह है कि यहाँ पे हल का प्रयोग किया जाता था, हल का प्रयोग किया जाता रहा होगा। कहाँ? बनवाली में, और अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता रहा होगा, लेकिन साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए हैं? बनवाली से। ठीक, इस अब हमने क्या देखा? अभी तक हमने हड़प्पा से संबंधित नगर देख लिए। अब हम देखेंगे
हड़प्पा सभ्यता की लिपि, यानी यहाँ की जो लिपि थी वो किस प्रकार की थी, क्या विशेषताएं थी, इसको देखेंगे। तो हड़प्पा वासी लेखन शैली से परिचित थे। देखिए, ये इतनी पुरानी सभ्यता है हमारे भारत की, जो कि विश्व के अन्य समकालीन सभ्यताओं में अपना स्थान रखती है। ये शैली परिचित है, यानी ये लोग लेखन शैली से परिचित थे, यानी लिखते पढ़ते थे। यहाँ से लगभग 400 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। इनकी लिपि कीलाकार है, यानी हम चिन्ह से तात्पर्य है कि मान लीजिए कोई चिन्ह प्राप्त हुआ है, मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा है, तो ये कुछ इन्होंने लिखा है। जैसे हमारे यहाँ आजकल शॉर्ट हैंड स्टेनो की टाइपिंग करते हैं लोग, यानी कि वो किसी भी शब्द को अपने अनुसार लिखते हैं, यानी कि वो अपने तरीके से लिखते हैं, उसको फिर डिकोड करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे इनके द्वारा लिखे हुए लिपि चित्र प्राप्त हुए हैं। तो 400 की संख्या में प्राप्त हुए हैं। इनकी जो लिपि है वो कीलाकार है, यानी कील के आकार की है, यानी नीचे से एकदम नुकीली है, धीरे धीरे ऊपर जाते जाते मोटे होती जाती है, आगे बढ़ते हुए मोटी होती जाती है। तो कीलाकार है, एक कील के समान है, जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों ओर लिखी जाती है। क्या? दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों ओर लिखी जाती है। इनके लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। क्या? इनके लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिर्फ लिपि चिन्हों को देखकर उनके भावों को समझा गया है, इसलिए इसे भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। क्या? भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। इसको ब्रुस्टोफोडन, क्या? इसको ब्रुस्टोफोडन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रुस्टोफोडन। इसको ब्रुस्टोफोडन भी कहा जाता है। इस लिपि को ब्रुस्टोफोडन भी कहा जाता है या भाव चित्रात्मक लिपि कही जाती है। इसके पश्चात आगे हड़प्पा सभ्यता का पतन। ये इतनी बड़ी सभ्यता जिसका उदय हुआ था, विश्व के समकालीन सभ्यताओं में अपना स्थान रखती थी, एक दिन उसका पतन हुआ और उसके पतन के विभिन्न कारण विभिन्न लोगों द्वारा बताए गए। तो इस सभ्यता के पतन के संबंध में विभिन्न विचारकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। यहाँ पे जो आप हड़प्पा सभ्यता के पतन देख रहे हैं, ये आपको MPPSC में जो 2020 का सिलेबस है उसके अनुसार आपको 5 नंबर में प्रश्न मिल सकता है, या फिर 2020 के जो 2019 में जो लोगों ने दिया है उनको जो मीन्स होगा उनको ये 6 नंबर में प्रश्न मिल सकता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे और अच्छे से इसको याद करिए। ठीक, इस सभ्यता के पतन के संबंध में विभिन्न विचारकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहला, बाढ़ के कारण। टी लैम्ब्रिक महोदय का कहना है, किनका? टी लैम्ब्रिक महोदय का कहना है कि हड़प्पा का पतन बाढ़ के कारण हुआ था, चूंकि मोहनजोदड़ो शहर 7 स्तरों में बसा हुआ था। यानी इनका कहना है कि मान लीजिए ये ऐसे कोई शहर बसा हुआ है, यहाँ पे ये पानी आ गया, ऐसे पानी आया, ऐसे ऐसे पानी गया। ठीक, अब ये क्या होगा, यहाँ के लोग यहाँ बस जाएंगे, फिर यहाँ पे पानी ऐसे धीरे धीरे आएगा, फिर मान लीजिए पानी ऊपर आया, यहाँ ऐसे करते करते 7 स्तरों में लोग बस गए। तो ये अंदाजा लगाया गया टी लैम्ब्रिक के द्वारा कि ये बाढ़ का पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया और ये लोग मतलब 1 तल 2 तल 3 तल ऐसे ऊपर ऊपर बसते गए। तो इस प्रकार से 7 तलों में बसा हुआ था, जिसके कारण इन्होंने इसको क्या कहा कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ है, लेकिन ये पूर्णतः सिद्ध नहीं हो पाया। इसके पश्चात दूसरा जो कारण बताया गया, बाहरी आक्रमण। चाइल्ड, व्हीलर तथा पिगट के मतानुसार यहाँ पर आर्यों का आक्रमण हुआ, जिससे इस सभ्यता का विनाश हुआ। जो कि आर्य जो कि मध्य एशिया से संबंधित थे, इन चाइल्ड व्हीलर और पिगट का कहना है कि ये लोग आक्रमण करते हैं ये इन लोगों पे, अनार्यों पे, और इस सभी लोगों को मार देते हैं, और जिससे इनका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। इस सभ्यता का धीरे धीरे विनाश कर देते हैं। कौन कर देते हैं? चाइल्ड व्हीलर और पिगट। इसमें तर्क स्वरूप ये लोग अपना तर्क देते हैं। तर्क स्वरूप कहते हैं कि मोहनजोदड़ो से एक ही स्थान पर अनेक शव प्राप्त हुए। अनेक शव प्राप्त होने के और कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है साथ कई सारे लोग साथ में रहते थे, एक परिवार के लोग, संयुक्त परिवार होता था, कुछ हो गया हो, अचानक कोई मृत्यु हो गई हो लोगों की, या आपसी लड़ाई झगड़े में मृत्यु हो गई हो, या अन्य लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, तो एक साथ अनेक शव प्राप्त हुए। इन्होंने ये अपना क्या दिया, मत दिया। इसके पश्चात तीसरा, जल प्लावन के कारण, यानी जल उत्प्लावन हुआ और जिसके कारण MR साहनी के अनुसार जल प्लावन के कारण सभ्यता का विनाश हुआ, लेकिन इन्होंने इस बात को सिद्ध नहीं कर सके। इसके पश्चात नंबर 4, जलवायु परिवर्तन के कारण। घोष के अनुसार, अमलानंद घोष के अनुसार इस क्षेत्र की जलवायु धीरे धीरे शुष्क होती गई,
जिससे उत्पादन में निरंतर कमी हुई, जिसके फलस्वरूप सभ्यता का विनाश हुआ। क्या हुआ कि इनके अनुसार इनका कहना है कि जलवायु धीरे धीरे शुष्क हुई, वर्षा कम होती गई और उत्पादन कम हुआ, जिससे यहाँ के लोग बिना खाए धीरे धीरे मरने लगे और ऐसे करते करते सभ्यता का विनाश हो गया। लेकिन इसके भी कोई ठोस सबूत इन्होंने अभी तक तर्क नहीं दे पाए हैं। ठीक, इसके पश्चात इसका जो पांचवा कारण है पतन का, वो है संसाधनों का अधिक प्रयोग। यानी यहाँ के लोगों ने फेयर सर्विस के अनुसार इस सभ्यता का विनाश संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग के कारण हुआ है। यानी यहाँ के लोग क्या थे कि जो जैसे वर्तमान समय में, आज के समय में हम लोग संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं। एक घर में 5 मोबाइल हैं, एक घर में 5 एसी कूलर हैं। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, जितने की आवश्यकता नहीं है उससे ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा कि ये संसाधन एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ के लोग भी फेयर सर्विस के अनुसार संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया करते थे। इसलिए क्या हुआ, एक धीरे धीरे करके संसाधनों की कमी आई और लोगों को जब संसाधनों की प्राप्ति नहीं हो पाई तो इनकी क्या हुआ, मृत्यु हो गई और सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के पतन के विभिन्न कारण थे। इन सब कारणों को देखते हुए ये बात कही जा सकती है कि इनका कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, अतः इस पर और शोध करने की आवश्यकता है। इसके पश्चात यहाँ का जो आज का हमारा जो वीडियो था हड़प्पा सभ्यता भाग 2 वो समाप्त होता है और इसी के साथ हम अगला वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए वैदिक सभ्यता, वैदिक साहित्य और वैदिक सभ्यता से, वैदिक संस्कृति से संबंधित वीडियो लेकर अगला वीडियो होगा वैदिक संस्कृति के संबंध में, जिससे उत्तर वैदिक काल एवं ऋग वैदिक काल को हम पढ़ेंगे, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से संबंधित चीजें पढ़ेंगे। फिर उसके पश्चात आगे हम महाजनपद काल वगैरह भी पढ़ेंगे। तो आज का हमारा वीडियो क्या होता है, यहीं पे समाप्त होता है। सभी लोगों से निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए तथा चैनल के बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे हमारे वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचे और आप हर वीडियो को सही समय पर सही तरीके से देख पाएं। इसके पश्चात अगर वीडियो